जय वीर बालाजी दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ एक कहानी जो भूतिया मकान का दूसरा पार्ट है और आखिरी पार्ट है। दोस्तों, अगर आपने इसका पहला भाग नहीं सुना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप पहले जाकर पहला भाग सुन लीजिए, तभी आपको दूसरा भाग समझ में आएगा। मिसेस मार्था ने डॉक्टर को कमरे में बंद कर दिया था। कमरे में आग लग चुकी थी। डॉक्टर के फेफड़ों में धुआं भर गया था। एक शोला डॉक्टर से लिपट गया था। डॉक्टर अपना होश गंवा बैठे थे और बेहोश हो गए थे। कौन है ये डॉक्टर? कौन है मिसेस मार्था? डॉक्टर कमरे में कैसे फंसा? कैसे आग लगी? तो इस कहानी को जानने के लिए सुनिए भूतिया मकान का पहला पार्ट। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए सुनते हैं भूतिया मकान का दूसरा भाग। होशो हवास दुरुस्त होते ही डॉक्टर माइक ने आंखें खोल दी और उस पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। वो इस वक्त मिसेस मार्था के मकान में नहीं था, बल्कि अपने घर में कमरे में था। उसी कमरे में आतिशदान के सामने अधलेटी मुद्रा में, जिस पर वो मार्था की फ़ोन कॉल आने से पहले लेटा हुआ था। उसका कुत्ता बॉब भी उसके बिल्कुल नज़दीक ही मौजूद था, उसी तरह जिस हालत में वो उसे छोड़कर घर से गया था। वो हरामजादी औरत, वो कमरा, हे मेरे खुदा, वो सब क्या था? वो ऊंची आवाज में बड़बड़ाया। क्या मैंने कोई ख्वाब देखा था? उसने माथे का पसीना पोंछा और अपने कुत्ते से बोला, बॉब, क्या मैं ख्वाब देख रहा था? कुत्ते ने सिर उठाकर फोन की तरफ देखा और उसके मुंह से 2-3 बार लप लप की आवाजें निकली। इत्तेफाक से जब दूसरे दिन उसकी मुलाकात अपने दोस्त रॉस से हुई तो डॉक्टर माइक ने रात वाली घटना उसे कह सुनाई। माइक का ख्याल था कि रॉस उसकी बात सुनकर हंस पड़ेगा, लेकिन अनापेक्षित रूप से सारी बात सुनकर भी रॉस कुछ नहीं बोला। वो थोड़ी देर के लिए गहरी खामोशी में और सोच में डूब गया था। फिर धीरे से बोला, नहीं, वो कोई ख्वाब नहीं था माइक, मगर काश वो ख्वाब ही होता। डॉक्टर माइक ने उसे गहरी नज़रों से देखा तो रॉस ने बहुत गंभीर लहजे में कहा, तुम सुनना चाहते हो तो सुनो। कल की रात कोई आम रात नहीं थी मेरे दोस्त। वो रात ब्लू स्टोन की तबाही और डॉक्टर ओल्डफील्ड के लापता होने की बरसी की रात थी। उस वक्त उसमें मार्था ह्यूज का परिवार ही रहता था। जब उस मकान में आग लगी थी, अंदाजे के मुताबिक ह्यूज उस वक्त घर के अंदर ही था जो आग की भेंट चढ़ गया। बाद में उसकी पुष्टि उसकी बीवी ने कर दी थी। उसकी बीवी आग लगने के वक्त में ही मौजूद थी, लेकिन वो किसी तरह बच गई थी। अब रहा डॉक्टर ओल्डफील्ड का मामला, तो उसकी गुमशुदगी पर लोग आज भी हैरान हैं। वो बस एकदम से गायब हो गया था। उसके गायब होने की बेशुमार वजहें सोची गई थी, मगर किसी ने उसे ब्लू स्टोन की आग से नहीं जोड़ा था। आज तुम्हारे ख्वाब या तजुर्बे से एक नई दिशा नजर आई है। इस रोशनी में देखा जाए तो यह सारा केस एकदम साफ हो जाएगा। रॉस बोलते बोलते रुक गया और उसने कुछ सोचकर पूछा, क्या तुमने पिछली रात से पहले मिसेस मार्था ह्यूज को देखा था? हरगिज नहीं, देखना तो दूर की बात है, मैंने तो कभी उसका नाम तक नहीं सुना था, डॉक्टर माइक ने कहा। हैरत की बात है, रॉस बोला, तुमने जो हुलिया बताया है वो सरासर उसी का है।
रुककर उसने माथा रगड़ा और बोला, तुमने जो देखा है उसे कोई ख्वाब कैसे करार दे सकता है? हाँ, मेरा भी यही ख्याल है। डॉक्टर ने पुष्टि में सिर हिलाया। मैं समझता हूँ किसी रहस्यमयी ताकत ने मुझे स्थानीय डॉक्टर ओल्डफील्ड की जगह पहुंचा दिया था। फिर मुझ पर वही सब कुछ बीती जो बदनसीब ओल्डफील्ड ने झेली थी, सिवा इसके कि वो जल मरा था और मैं जिंदा हूँ। रुककर माइक ने कुछ सोचा, फिर बोला, यार रॉस, क्या वो मकान ब्लू स्टोन फिर से बनाया जा चुका है? नहीं, अभी नहीं। हाँ, उसे फिर से बनाया जाने वाला है। ओह! डॉक्टर ने सिर हिलाया और वो औरत, मेरा मतलब है कि मिसेज़ मार्था अब कहाँ हैं? मुझे ठीक से नहीं मालूम, मगर उसने शायद दूसरी शादी कर ली थी और वो लंदन में होनी चाहिए। डॉक्टर माइक ने हुंकार भरी, शायद डॉक्टर ओल्डफील्ड की आत्मा ही कल रात मेरे शरीर में आई थी और उसने मुझे अपनी मौत के रहस्य से पर्दा हटाने के लिए वो जीते जागते दृश्य दिखाए थे। ऐसा ही लगता है, रॉस ने कहा, मगर अब इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, सिवाय इसके कि डॉक्टर ओल्डफील्ड की मौत का रहस्य उसके परिवार वालों और लोगों को बता दें। क्या फ़ायदा? माइक ने गहरी सांस ली। हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है अपनी बातें साबित करने के लिए। रॉस ने भी गहरी सांस ली और फिर दोनों वहाँ से उठ गए थे। दोस्तों, भूतिया मकान का पार्ट 2 यानी आखिरी भाग कंप्लीट हो चुका है और ये कहानी भी पूरी हो चुकी है। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए आज सुनते हैं अगली कहानी जो रहमान की है। मित्रों, मेरा नाम रहमान है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे मित्र के साथ घटी एक सच्ची घटना पेश करने जा रहा हूँ। मेरे मित्र का नाम वसीम है और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारी हर एक बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। हम जब कॉलेज में आए थे तब उसकी सगाई हो गई थी। वो उसकी मंगेतर से, जिसका नाम रेशमा था, उससे बहुत प्यार करता था और वो दोनों रात भर मोबाइल पर बातें करते रहते हैं। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि वो उसकी मंगेतर से रात को बात कर रहा था। वसीम ने उसकी मंगेतर को मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज़ में बोली, तू ज्यादा मत बोल, वरना तेरे को वहीं दफन कर दूंगी। वसीम एक बार तो ये सुनकर चौंक गया और फिर सोचा वो शायद मजाक कर रही होगी। फिर वसीम भी उसको मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू, देखते हैं। तो वो फिर बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। यह कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब वसीम मुझसे मिला तो वो अपनी आप बीती बताने लगा। उसने मुझे रात को फ़ोन वाली बात बताई और उस रात उसके साथ जो हुआ वो बताया। उसने बताया कि रात को 2-3 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली और उसके सामने एक सफ़ेद लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वो बोलने लगा, ले, आ गया मैं, अब देख तेरे साथ क्या होता है। उसने वसीम के गले को पकड़ लिया और उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगीं। वसीम ने उसी वक्त अल्लाह का नाम लेते हुए नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और वो उसके सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा अचंभा हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन वसीम ने फिर अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की और बोला, कल रात तुम मुझे क्या नाप शनाप बोल रही थी। उसकी मंगेतर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है जबकि कल तो मैंने फ़ोन ही नहीं किया था। ये सुनकर वसीम के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। उसी वक्त वसीम ने मुझे फ़ोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत खराब है और कल उसके घर पर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर वसीम की मंगेतर के घर गए।
वहाँ हमने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आदमी की आवाज़ में बोली, तू फिर आ गया यहाँ। तूने अगर अंदर कदम रखा तो यहीं पर तेरा जनाजा निकाल दूंगा। वसीम बोला कि यह क्या बोल रही है तू। वसीम आगे था और जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतारकर वसीम के सर पर दे मारी। उसके सर से खून बहने लग गया। वसीम के ससुर और सालों ने उसकी मंगेतर को पकड़कर बिठाया। फिर उसके सालों ने वसीम के सर पर पट्टी बांधी। रेशमा के दादाजी ने बताया कि रेशमा को जिन्न का साया लग गया है। इस पर वसीम के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर रुककर हम वहां से सीधे अस्पताल चले गए और वसीम के सर पर ढंग से पट्टी करवाई। उसके अगले ही दिन मुझे वसीम का फ़ोन आया कि रेशमा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और वो अस्पताल में भर्ती है। वसीम ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी अस्पताल पहुंचे। वहां पर पहुंचते ही हमने डॉक्टर से रेशमा की हालत पूछी तो उसने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है। कोई असली बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है और उसके घर वालों को डॉक्टर ने रेशमा को घर ले जाने को कहा है। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले रेशमा को घर ले गए। रेशमा ने वसीम को बुलाया और कहा कि मैं अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी और तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। यह सुनकर वसीम की आंखों में आंसू आ गए और बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर रेशमा के दादाजी ने उसको पास पास के ही पीर बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसको पीर बाबा के पास ले गए और पीर बाबा ने बताया कि इसको एक बुरे जिन्न ने जकड़ लिया है, जिसकी वजह से वो इसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो गई है। पीर बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है। यहाँ से 80 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहाँ इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहती है। वसीम ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, मुझे बाइक भी चलानी आती है। रात के 3 बजे वसीम और रेशमा दोनों बाइक पर निकल पड़े। लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फ़ोन आया कि वसीम और रेशमा दोनों एक्सीडेंट में मारे गए। ये सुनकर मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरा सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त हो गई है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए सुनते हैं अगली कहानी। मित्रों, मेरा नाम जतिन दिवेचा है और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। आज जो मैं आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ वो मेरे पिताजी के साथ घटित हुआ था। उस समय मेरे पिताजी नगर परिषद अचलपुर में नौकरी करते थे। उस वक्त उनकी ड्यूटी परतवाड़ा से 3 किलोमीटर दूर गौरखेड़ा के नाके पर लगती थी। गाड़ी का जमाना न होने के कारण पिताजी साइकिल से आया जाया करते थे। रात बेरात की ड्यूटी हुआ करती थी। हमारा घर भी गौरखेड़ा में होने के कारण पिताजी 1 बजे नाके के लिए निकले। वहाँ पर संतरों का बहुत ज़्यादा बगीचा हुआ करता था। रास्ते पर 1-2 लाइटें हुआ करती थी। नाके पर वो पहुँचे ही थे कि उनको 20-30 मीटर के अंतर पर ही उन्हें एक बस दिखाई दी। तो बस वहाँ नाके पर आकर रुकी और उस बस के एक ड्राइवर ने कंडक्टर को नीचे उतरकर देखने को कहा कि नाका आया या नहीं। मेरे पिताजी को ये देखकर सुकून मिला कि चलो कोई तो आया। मेरे पिताजी ने देखा कि नाके से कोई आदमी बाहर नहीं आया तो वो खुद ही अंदर चले गए। नाके के अंदर उन्होंने देखा कि अंदर एक आदमी बड़ी गहरी नींद में सो रहा था। मेरे पिताजी ने उसको उठाया और बोला, अरे बाहर गाड़ी आई है और तुम अंदर आराम से सो रहे हो। वो आदमी एक बार तो चौंक कर बोला, मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी। फिर भी वो मेरे पिताजी के कहने पर बाहर आया तो बाहर कोई बस नहीं थी।
मेरे पिताजी तो बुरी तरीके से घबरा गए कि बस एकदम से गायब कैसे हो गई। वो नाके वाला आदमी जानता था कि मेरे पिताजी ने जो देखा वो छलावा था। नाके वालों ने नाके वाले ने सिर्फ ये कहा कि गांव वालों से इसके बारे में पूछ लेना, वो तुम्हें सब कुछ बता देंगे। अगले दिन सुबह मेरे पिताजी ने एक गांव वाले किसान से पूछा कि कल रात 1 बजे मुझे सवारियों से भरी एक बस दिखाई दी और थोड़ी देर बाद वो गायब हो गई। तो उस गांव वालों ने बताया कि आज से 5 साल पहले इसी नाके पर एक बस दुर्घटना हुई थी, जिसमें ड्राइवर कंडक्टर समेत 20-30 यात्री मारे गए। तब से अब तक कई लोगों को उस बस समेत ड्राइवर कंडक्टर का छलावा नजर आता है। मेरे पिताजी ये सुनकर काफ़ी घबरा गए। उसके बाद उन्हें वो बस कभी नज़र नहीं आई, लेकिन वो आज भी इस किस्से के बारे में हमको बताते हैं तो हमें बहुत डर महसूस होता है। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय वीर बालाजी।